यकम मार्च सन 1100 हिजरी, रात के तीसरे पहर, सल्तनते रोशनगढ़ के जंगल की गहराइयों में अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ को हाथ सुझाई ना दे। दरख्तों की शाखें हवा में इस तरह हिलती थीं जैसे कोई अनजानी रूह उन्हें अपनी बाहों में लिए झूल रही हो। जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी झोंपड़ी थी, मट्टी की दीवारें, फूस की छत और एक टिमटिमाता दिया जो हर लम्हा बुझने की कगार पर था। इसी झोंपड़ी में आर्यान सोया हुआ था। उसके हाथों पर मेहनत के निशान थे, उंगलियों पर छाली थे और चेहरे पर उस थकान का बोझ था जो सिर्फ वही लोग जानते हैं जिनकी जिंदगी सुबह की पहली किरण के साथ शुरू होती है और रात के आखिरी तारे के साथ खत्म होती है। आर्यान कोई आम लकड़हारा नहीं था। वो इस जंगल की हर आवाज को पहचानता था, हर दरख्त को जानता था और हर रास्ते को अपनी आंखें बंद करके तय कर सकता था। लेकिन इस रात जंगल में कुछ ऐसा था जो पहले कभी नहीं था। घोड़ों की टापों की आवाज, तलवारों की झंकार और फिर एक चीख, ऐसी चीख जो जंगल की खामोशी को चीरकर सीधी आर्यान के सीने में उतर गई। वो एक झटके से उठा, अपनी कुल्हाड़ी उठाई और दरवाजे की तरफ लपका। बाहर का मंजर देखकर उसकी सांसें रुक गईं। एक घोड़ा बेकाबू होकर भाग रहा था और उसकी पीठ से एक लड़की गिर पड़ी थी, सुर्ख और सोने के कपड़ों में, माथे पर सोने की टीका और पांव में सोने की पाजेब। आर्यान ने एक लम्हा भी जाया ना किया। वो दौड़ा, उस लड़की को संभाला और झोंपड़ी के अंदर ले आया। उसके सर पर चोट थी, आंखें बंद थीं, लेकिन सांस चल रही थी। आर्यान ने पानी का प्याला उठाया, उसके माथे पर ठंडा कपड़ा रखा और इस रात की तारीकी में पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसकी झोंपड़ी में कोई सितारा आ गिरा है। सुबह की रोशनी जब जंगल के दरख्तों से छनकर अंदर आई तो वो लड़की होश में आई। उसने आंखें खोलीं, इर्द गिर्द देखा और फौरन उठने की कोशिश की, लेकिन सर का दर्द उसे वापस लेटा गया। आर्यान ने खामोशी से पानी का प्याला उसकी तरफ बढ़ाया। वो लड़की कुछ देर उसे देखती रही, उसके फटे कपड़े, मेहनत ज़दा हाथ और आंखों में वो सादगी जो सिर्फ उस शख्स में होती है जिसने कभी किसी से कुछ मांगा ना हो। उस लड़की का नाम नूर था, शहजादी नूर, सल्तनते रोशनगढ़ के बादशाह सुल्तान फिरोज खान की इकलौती बेटी। लेकिन इस लम्हे वो बादशाह की बेटी नहीं थी, वो सिर्फ एक जख्मी इंसान थी जिसकी जान एक लकड़हारे ने बचाई थी। नूर ने अपना नाम नहीं बताया और आर्यान ने पूछा नहीं, क्योंकि जंगल का ये कानून था कि जो यहां आए वो अपना बोझ खुद लेकर आए और जब चाहे रख दे। 3 दिन गुजरे। नूर की चोट भर रही थी, लेकिन वो झोपड़ी नहीं छोड़ रही थी। आर्यान सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता, शाम को वापस आता और खामोशी से खाना पकाता। नूर उसे देखती रहती, उसकी मेहनत, उसकी खामोशी, उसकी आंखों में वो गहराई जो उसने कभी महल के किसी शहजादे में नहीं देखी थी। इन 3 दिनों में दोनों ने बहुत कम बातें की, लेकिन जो कुछ बगैर बोले कहा गया वो अल्फाज से कहीं ज्यादा गहरा था। चौथी रात आर्यान जंगल से वापस आया तो उसके हाथ में जंगली फूल थे, सफेद, छोटे और खुशबूदार। उसने वो फूल चुपचाप नूर के सामने रख दिए। नूर ने फूलों को देखा, फिर आर्यान को देखा और पहली बार मुस्कुराई, ऐसी मुस्कुराहट जो महल की तमाम मोमबत्तियों से ज्यादा रोशन थी। इस लम्हे आर्यान को पता चल गया कि उसकी जिंदगी में कुछ बदल गया है, ऐसा कुछ जो वापस नहीं जा सकता। लेकिन 5वें दिन सब कुछ बदल गया। 5वें दिन की सुबह अभी पूरी तरह नहीं खुली थी कि जंगल के बाहर से घोड़ों की आवाजें आने लगी। आर्यान इस वक्त लकड़ियां काट रहा था। उसने सर उठाया और देखा कि दूर से स्याह घोड़ों पर सवार 10 सिपाही जंगल की तरफ आ रहे हैं। उनके हाथों में नेज़े थे, कमर पर तलवारें थीं और सीने पर सल्तनते रोशनगढ़ का निशान, एक सुनहरी शेर जिसकी आंखें खून की तरह सुर्ख थीं। आर्यान का दिल एक लम्हे के लिए रुक गया। वो समझ गया कि ये लोग उस लड़की को ढूंढ रहे हैं जो अभी उसकी झोंपड़ी में मौजूद थी। वो तेजी से वापस आया, नूर को जगाया और सरगोशी में कहा कि सिपाही आ रहे हैं। नूर का चेहरा एक लम्हे में बदल गया, खौफ नहीं बल्कि एक अजीब सी थकान जो उसकी आंखों में उतर आई। उसने आर्यान को देखा और पहली बार अपना असल नाम बताया, शहजादी नूर, सुल्तान फिरोज खान की बेटी। आर्यान के हाथ से कुल्हाड़ी गिर गई। सिपाहियों ने झोंपड़ी को घेर लिया। उनका सरदार घोड़े से उतरा, लंबा, सख्त चेहरा और आंखों में वो बेरहमी जो सिर्फ उस शख्स में होती है जिसने सालों तक ताकत के साए में काम किया हो। उसने आर्यान को सर से पांव तक देखा, एक मामूली लकड़हारा, फटे कपड़े, हाथ में कुल्हाड़ी। सरदार के होंठों पर एक हकारत भरी मुस्कुराहट आई।
नूर बाहर निकली तो सिपाहियों ने फौरी तौर पर उसे घेर लिया, लेकिन नूर ने पीछे मुड़कर आर्यान को देखा। उसकी नजरों में हजार बातें थीं जो वो कहना चाहती थी, लेकिन वक्त ने इजाजत नहीं। महल में वापस आते ही नूर को सीधे दरबार में ले जाया गया। बादशाह सुल्तान फिरोज खान तख्त पर बैठा था, बूढ़ा, बीमार, लेकिन आंखों में अभी भी वो चमक जो बताती थी कि ये आदमी कभी कमजोर नहीं पड़ा। उसके पहलू में खड़ा था वजीर आजम मालिक खान, सियाह शेरवानी, सांप के सर वाली छड़ी और होंठों पर वो ठंडी मुस्कुराहट जो हमेशा किसी न किसी की तबाही का पेशखैमा होती थी। बादशाह ने नूर को देखा, एक लंबी सांस ली और सिर्फ इतना कहा कि कल से तुम्हारी शादी की तैयारियां शुरू होंगी। नूर के पांव तले से जमीन खिसक गई। मालिक खान ने आगे बढ़कर बताया कि सुल्तनत कालागढ़ के शहजादे बहराम से नूर का निकाह तय हो चुका है। एक ऐसा मुआहिदा जो दो सल्तनतों को जोड़ेगा और मालिक खान की ताकत को आसमान तक पहुंचाएगा। ये शादी मोहब्बत के लिए नहीं थी, ये शादी एक सियासी चाल थी और नूर इस चाल का एक मोहरा थी। उस रात नूर अपने कमरे में अकेली बैठी थी। महल की ऊंची दीवारें, सोने की खिड़कियां, रेशमी पर्दे, ये सब उस वक्त उसे जेल की सलाखों जैसे लग रहे थे। उसने आंखें बंद की और जंगल याद किया, वो छोटी सी झोपड़ी, मट्टी की खुशबू और आर्यान के हाथ में वो सफेद फूल। उसने फैसला किया, वो यहां नहीं रहेगी। उसने अपनी खास खादमा ज़ैनब को बुलाया और उसके कान में एक पैगाम दिया, एक पैगाम जो सुबह होने से पहले आर्यान तक पहुंचना था। ज़ैनब एक वफादार लड़की थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि महल की हर दीवार के पीछे मालिक खान की आंखें हैं, हर कमरे में, हर रास्ते में, हर साई में। आर्यान को पैगाम मिला, एक छोटी सी पर्ची। सिर्फ इतना लिखा था कि जंगल के पुराने बड़े दरख्त के पास आधी रात को। आर्यान ने पर्ची को मुट्ठी में भींचा, आंखें बंद की और एक लंबी सांस ली। वो जानता था कि ये रास्ता खतरनाक है। एक लकड़हारे का शहजादी से मिलना मौत को दावत देने के बराबर था, लेकिन कुछ चीजें खतरे से बड़ी होती हैं, कुछ लम्हे जिंदगी से भी कीमती होते हैं। आर्यान ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और रात के अंधेरे में जंगल की तरफ चल पड़ा। दरख्त खामोश थे, हवा रुकी हुई थी और चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था, जैसे वो भी जानता था कि आज की रात किसी के लिए अच्छी नहीं। आधी रात को जब आर्यान बड़े दरख्त के पास पहुंचा तो नूर वहां पहले से मौजूद थी। दोनों कुछ देर खामोश खड़े रहे, दरमियान में वो तमाम फासला जो एक शहजादी और एक लकड़हारे के दरमियान होता है। लेकिन नूर ने पहला कदम उठाया, आगे बढ़ी और आर्यान को बताया कि उसकी शादी तय हो चुकी है, कि वो ये शादी नहीं करना चाहती, कि वो यहां से दूर जाना चाहती है, बहुत दूर, जहां कोई सल्तनत ना हो, कोई तख्त ना हो, कोई सियासत ना हो। आर्यान ने उसे सुना, उसकी आंखों में देखा और फिर वो कहा जो शायद उसने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार किसी से कहा, कि जहां भी जाना हो वो साथ है। इस लम्हे जंगल में हवा चली, एक गर्म नर्म हवा, जैसे खुद कुदरत ने इस फैसले को कबूल कर लिया हो। लेकिन अंधेरे में एक साया था जो ये सब देख रहा था। वो साया मालिक खान का जासूस था, एक पतला छोटा आदमी जो दरख्तों के पीछे इस तरह छुपा था जैसे वो खुद इस जंगल का हिस्सा हो। उसने सब कुछ सुना, सब कुछ देखा और फिर खामोशी से अंधेरे में गायब हो गया, जैसे कोई बुरी खबर जो अभी अपना वक्त आने का इंतजार कर रही हो। आर्यान और नूर को खबर नहीं थी कि उनका राज अब राज नहीं रहा। वो दोनों अगली सुबह तक का मंसूबा बनाते रहे, कहां जाएंगे, किस रास्ते से निकलेंगे, क्या साथ ले जाएंगे। आर्यान जंगल के हर रास्ते को जानता था, हर छुपने की जगह को पहचानता था और उसे यकीन था कि वो उन्हें सल्तनत की सरहद से बाहर ले जा सकता है। नूर ने अपनी सोने की पाजेब उतारी और आर्यान को दी, ये कहते हुए कि ये उनका सफर खर्च होगा। आर्यान ने वो पाजेब ली, उसे देखा और एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में वो दर्द आया जो एक गरीब आदमी को तब होता है जब उसे पहली बार एहसास होता है कि दुनिया में मोहब्बत काफी नहीं होती, कुछ और भी चाहिए होता है। सुबह होने से पहले मालिक खान को सब पता चल चुका था। वो अपने कमरे में मोमबत्ती की रोशनी में बैठा था, उंगलियों में सांप के सर वाली छड़ी घुमाते हुए और होठों पर वही ठंडी मुस्कुराहट। उसने जासूस की पूरी बात सुनी, एक लंबी सांस ली और फैसला किया कि इस लकड़हारे को एक सबक सिखाना जरूरी है, ऐसा सबक जो पूरी सल्तनत याद रखे।
उसने अपने खास सिपाहियों को बुलाया, वो सिपाही जो दरबार में नहीं बल्कि अंधेरे में काम करते थे, जिनका काम कानून नाफिज करना नहीं बल्कि मालिक खान की मर्जी पूरी करना था। उन्हें हुक्म दिया गया कि आर्यान को पकड़ कर लाया जाए जिंदा, ताकि सबके सामने सजा दी जा सके, और नूर को महल में बंद कर दिया जाए जब तक शादी ना हो जाए। अगली रात आर्यान झोंपड़ी से निकलने की तैयारी कर रहा था। उसने एक छोटी सी गठड़ी बांधी, थोड़ा खाना, पानी की मुश्क और वो पाजीब जो नूर ने दी थी। वो दरवाजे तक पहुंचा ही था कि बाहर से मशलों की रोशनी आई। उसने दरवाजा खोला और देखा कि 20 सिपाही उसकी झोंपड़ी को घेरे खड़े हैं। उनके चेहरों पर नकाब थे, हाथों में जंजीरें थीं और आंखों में वो खालीपन जो सिर्फ उस शख्स में होता है जो किसी और के हुक्म पर चलता हो। आर्यान ने कुल्हाड़ी उठाई। वो अकेला था, लेकिन जंगल का बेटा था। उसने पहले सिपाही को धक्का दिया, दूसरे को चकमा दिया और जंगल की गहराई में भाग निकला। दरख्त उसके साथी बन गए। वो उनके पीछे छुपता, आगे निकलता और अंधेरे को अपनी ढाल बनाता रहा। लेकिन 20 सिपाहियों के खिलाफ एक आदमी कितनी देर तक लड़ सकता है? जंगल के बीचों बीच एक नदी थी, तेज बहाव, सर्द पानी और किनारों पर पत्थर। आर्यान ने नदी में छलांग लगाई। पानी ने उसे अपनी लपेट में ले लिया, ठंडा, बेरहम और बेपनाह ताकतवर। वो बहता रहा, लड़ता रहा और आखिरकार दूसरे किनारे पर पहुंच गया। पीछे मुड़कर देखा तो सिपाही नदी के किनारे खड़े थे। वो इतनी तारीक रात में नदी पार करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। आर्यान ने एक लम्हे के लिए सुकून की सांस ली, लेकिन वो जानता था कि ये सुकून आर्जी है। सुबह होने पर वो फिर आएंगे और अगली बार और ज्यादा तादाद में। उसने नूर की पाजेब को मुट्ठी में भींचा और फैसला किया कि वो महल जाएगा, सीधा दिन की रोशनी में, और नूर को लेकर निकलेगा या फिर वापस नहीं आएगा। इधर महल में नूर को उसके कमरे में बंद कर दिया गया था। दरवाजे पर 2 सिपाही थे, खिड़कियों पर सलाखें थीं और बाहर से ताला पड़ा हुआ था। मालिक खान ने खुद आकर नूर को बताया कि आर्यान पकड़ा जा चुका है। ये झूठ था, लेकिन इतने यकीन से कहा गया था कि नूर का दिल डूब गया। मालिक खान ने मजीद कहा कि अगर नूर ने शादी से इनकार किया तो आर्यान को फांसी दी जाएगी। नूर ने अपने हाथ मुट्ठी में बंद किए, आंखें उठाकर मालिक खान को देखा और उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ वो खामोश आग थी जो उस वक्त जलती है जब कोई इंसान अपनी तमाम हदों से गुजर जाता है। मालिक खान मुस्कुराता हुआ चला गया। वो समझ रहा था कि उसने जंग जीत ली है, लेकिन वो नहीं जानता था कि जंग अभी शुरू हुई है। अगले दिन की दोपहर, सूरज बिल्कुल सर के ऊपर था और महल का सहन गर्मी से तप रहा था। आर्यान महल के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। उसके कपड़े गीले थे, बाल बिखरे हुए थे और हाथ में कुल्हाड़ी थी। दरवाजे के सिपाही हंसे। एक लक्कड़हारा महल के दरवाजे पर? आर्यान ने कहा कि वो बादशाह सुल्तान फिरोज खान से मिलना चाहता है। सिपाहियों की हंसी और बढ़ गई, लेकिन आर्यान की आवाज में कुछ ऐसा था, एक वजन, एक यकीन जो हंसी को रोक देता है। उसने अपनी कमर से नूर की पाजेब निकाली और कहा कि ये शहजादी की निशानी है और वो बादशाह तक एक जरूरी पैगाम लेकर आया है। सिपाहियों का रवैया बदल गया। उन्होंने आपस में देखा और फिर आर्यान को अंदर ले गए। दरबार में बादशाह तख्त पर बैठा था और मालिक खान इसके पहलू में। जब आर्यान अंदर आया तो मालिक खान का चेहरा एक लम्हे के लिए सख्त हो गया। वो जिंदा था, पकड़ा नहीं गया था और यहां तक पहुंच गया था। आर्यान ने बादशाह के सामने सर झुकाया और फिर सीधा खड़ा हो गया। उसने कहा कि वो एक लकड़हारा है, गरीब है और उसके पास देने के लिए कुछ नहीं, न दौलत, न सल्तनत, न लश्कर। लेकिन उसके पास एक चीज है जो शायद महल की दीवारों में कहीं खो गई है, सच्चाई। उसने बादशाह को बताया कि मालिक खान ये शादी शहजादी की खुशी के लिए नहीं बल्कि अपनी ताकत बढ़ाने के लिए करवा रहा है, कि कालागढ़ के शहजादे बहराम से एक खुफिया मुआहिदा है जिसकी तहत शादी के बाद सल्तनत रोशनगढ़ का आधा खजाना मालिक खान को मिलेगा। बादशाह ने अपने सबसे काबिल एतमाद सिपाही को हुक्म दिया, मालिक खान के कमरे की तलाशी लो। मालिक खान ने रोकने की कोशिश की, दलीलें दी, बहाने बनाए, लेकिन बादशाह का हुक्म होता है। दरबार में एक अजीब सी खामोशी थी, वो खामोशी जो तूफान से पहले आती है, जब हवा रुक जाती है और परिंदे भी चुप हो जाते हैं। मालिक खान खड़ा था, छड़ी थामे, लेकिन अब उसकी उंगलियां कांप रही थीं। वो कपकपाहट जो उस वक्त आती है जब कोई आदमी जानता हो कि उसका वक्त आ गया है। आर्यान एक तरफ खड़ा था, खामोश, साकित। उसकी आंखों में न गुस्सा था न खौफ, सिर्फ वो सुकून जो सच्चाई के साथ होता है। लम्हे गुजरते रहे,
और दरबार की हर सांस रुकी हुई थी। कुछ देर बाद सिपाही वापस आया। हाथ में एक पुराना चमड़े का बंद संदूक था। बादशाह ने इशारा किया, संदूक खोला गया। अंदर कई खत थे, मोहर लगे, बहराम के दस्तखत वाले, और हर खत में वो सियाह मुआहिदा लिखा था जो आर्यान ने बयान किया था। बादशाह ने एक एक खत पढ़ा। उसका चेहरा पत्थर की तरह सख्त होता गया। आंखों में वो आग आती गई जो एक बाप की आंखों में उस वक्त आती है जब उसे पता चले कि उसकी बेटी को एक सौदे की तरह बेचा जा रहा था। मालिक खान ने आखिरी कोशिश की, आगे बढ़ा, कहा कि ये खत झूठे हैं, ये साजिश है। लेकिन बादशाह ने उसे ऐसी नजर से देखा कि वो एक कदम पीछे हट गया। वो नजर जिसमें सालों की मोहब्बत, सालों का एतमाद और एक पल में टूट जाने का दर्द एक साथ था। बादशाह ने हुक्म दिया, मालिक खान को गिरफ्तार किया जाए। सिपाही आगे बढ़े। मालिक खान की छड़ी छीन ली गई, हाथों में जंजीरें पड़ गईं। वो आदमी जिसने बरसों तक पूरी सल्तनत को अपनी मुट्ठी में रखा था, जिसके एक इशारे पर लोग कांपते थे, वो आज जंजीरों में था। उसकी आंखों में आखिरी लम्हे तक वही ठंडापन था, वही हिसाब करने वाली नजर। लेकिन अब उस नजर में हिसाब करने के लिए कुछ बाकी नहीं था। जब उसे दरबार से बाहर ले जाया जा रहा था तो उसने एक बार मुड़कर आर्यान को देखा। एक लक्कड़हारे ने उसे शिकस्त दी थी और ये शिकस्त उसके गुरूर को हमेशा के लिए तोड़ गई थी। बादशाह तख्त से उठा, आहिस्ता बोझल कदमों से, और आर्यान के सामने आकर खड़ा हो गया। दरबार के तमाम दरबारी हैरान थे। बादशाह खुद कभी किसी के सामने नहीं आता, हमेशा तख्त पर बैठकर बात करता है। लेकिन आज कुछ और था। बादशाह ने आर्यान को ऊपर से नीचे तक देखा। फटे कपड़े, गीले बाल, थका चेहरा, और फिर बूढ़ी आंखों में एक नरमी आई। उसने आर्यान का कंधा थामा और कहा कि तुमने आज मेरी बेटी को बचाया और मेरी सल्तनत को भी। आर्यान ने सर झुकाया और कहा कि उसने सिर्फ सच बोला। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा कि आज के दौर में सच बोलना सबसे बड़ी बहादुरी है। नूर को उसके कमरे से आजाद किया गया। जब वो दरबार में आई और उसने आर्यान को वहां खड़ा देखा तो उसके कदम एक लम्हे के लिए रुक गए। उसकी आंखें भर आईं, होंठ कांपे, और फिर वो आगे बढ़ी। दरबार में सब मौजूद थे, तमाम दरबारी, तमाम सिपाही, लेकिन नूर को किसी की परवाह नहीं थी। वो आर्यान के सामने खड़ी हुई और उसकी आंखों में वो सब कहा जो अल्फाज में कहना मुमकिन नहीं था। आर्यान ने अपनी मुट्ठी खोली। उसमें वो सोने की पाजेब थी जो नूर ने उसे दी थी। उसने आहिस्ता से वो पाजेब नूर को वापस की और कहा कि ये तुम्हारी है, मैंने इसे सिर्फ अमानत के तौर पर रखा था। नूर ने पाजेब ली, उसे देखा और फिर आर्यान को देखा, और इस बार उसकी मुस्कुराहट में वो 1000 बातें थीं जो शुरू से कहनी थी। बादशाह ने दोनों को देखा, अपनी बेटी को और उस लकड़हारे को जिसने बगैर किसी लालच के, बगैर किसी डर के, सिर्फ सच्चाई की ताकत से अपनी सल्तनत बचाई थी। बादशाह एक तजर्बाकार आदमी था। उसने उम्र भर लोगों को परखा था और वो जानता था कि असल दौलत कपड़ों में नहीं, दिल में होती है। उसने अपने वजीर को बुलाया और हुक्म दिया कि आर्यान को सल्तनत के जंगलात का निगरान मुकर्रर किया जाए। एक बाइज्जत ओहदा, एक मकान और एक नई जिंदगी। दरबार में पहली बार एक ऐसी खामोशी थी जिसमें खुशी थी। वो खामोशी जो उस वक्त आती है जब इंसाफ होता है और सब उसे अपनी आंखों से देखते हैं। महीने गुजरे। आर्यान ने अपना नया काम संभाला। जंगल की हिफाजत, दरख्तों की देखभाल और उस सल्तनत की सरहदों की निगरानी जो कभी उसका घर नहीं थी, लेकिन अब थी। नूर अक्सर उस जंगल में आती, कभी घोड़े पर, कभी पैदल, और वो दोनों उस बड़े दरख्त के पास बैठते जहां एक रात उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी का फैसला किया था। दरख्त की जड़ों में अब भी वो सफेद फूल उगते थे जो आर्यान ने कभी नूर को दिए थे, छोटे, खुशबूदार और हर मौसम में खिलने वाले, जैसे कुदरत ने खुद उन्हें वहां उगाया हो, याद दहानी के तौर पर कि कुछ चीजें हमेशा रहती हैं। मौसम बहार की एक सुबह, जब जंगल में नए पत्ते निकल रहे थे और हवा में फूलों की खुशबू थी, बादशाह सुल्तान फिरोज खान ने अपने दरबार में ऐलान किया कि शहजादी नूर की शादी आर्यान से होगी। दरबार में चंद लम्हों की चुप, और फिर एक एक करके तमाम दरबारियों ने सर झुका लिए, क्योंकि वो सब जानते थे कि उस लकड़हारे ने वो काम किया था जो कोई शहजादा ना कर सका।
उसने बगैर तलवार उठाए, बगैर लश्कर लेकर, सिर्फ अपनी सच्चाई से एक पूरी सल्तनत को बचाया था। आर्यान दरबार में खड़ा था, वही फटे कपड़े, वही सादा चेहरा, लेकिन आज उसके कंधों पर एक वक़ार था जो किसी ताज से नहीं आता बल्कि अंदर से आता है। शादी की रात जब महल में चरागा था, आसमान पर सितारे थे और जंगल से आती हवा फूलों की खुशबू लेकर आ रही थी। आर्यान और नूर उस बड़े दरख्त के पास खड़े थे। नूर ने आर्यान को देखा और पूछा कि क्या उसे कभी डर नहीं लगा जब वो नदी में कूदा, जब दरबार में गया, जब अकेले 20 सिपाहियों के सामने खड़ा हुआ। आर्यान ने एक लम्हा सोचा और फिर मुस्कुराया, ऐसी मुस्कुराहट जो सिर्फ उस शख्स के चेहरे पर होती है जिसे जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया हो। उसने कहा कि डर तो लगा था, लेकिन कुछ चीजें डर से बड़ी होती हैं। नूर की आंखों में आंसू आ गए, खुशी के, इत्मीनान के और उस सुकून के जो तब मिलता है जब इंसान को वो मिल जाए जिसकी उसे तलाश थी। और उस रात जंगल में वो सफेद फूल मामूल से ज्यादा खुले थे, जैसे वो भी जानते थे कि आज की रात खास है। जैसे दरख्त, हवा और आसमान सब मिलकर कह रही हूं कि मोहब्बत को ना दौलत की जरूरत है, ना तख्त की, ना ताज की। मोहब्बत को सिर्फ एक सच्चे दिल की जरूरत है। और आर्यान के पास वो था, हमेशा से था।